Okay. Everybody, can you see the screen? Yeah, sorry for around 8 minutes delay. Actually, राउटर बूट नहीं हो रहा था, सो इसमें 8 मिनट लग गया. चलो ठीक है, विल एक्सटेंड 8 मिनट कर लेंगे एक्सटेंड. फाइन. ओके फाइन. सो सी, आज आपका वो डिस्कशन है एट 5:30. ठीक है, तो उसमें डिस्कशन कर लेंगे आज. अभी हम सरफेस कंटिन्यू करें, चलेगा? संध्या काली कर तो पापा आल्यावर. व्हाट डू यू वांट टू से यार, समझ में नहीं आ रहा. अलाउ मी रिकॉर्ड. इट इज बीइंग रिकॉर्डेड. It is being recorded and it will be sent to you. You can see it is being recorded. वो लाल बटन दिख रहा है ना, ये हल्का सा ग्रीन डॉट. Can you see this? It says recording on this computer. Shivam, why are you requesting access of my system? स्क्रीन का एक्सेस क्यों चाहिए तुम्हें? ओके फाइन. सो फाइन. देखो, लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था? जस्ट टेल मी अबाउट दैट. लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था? शॉप्सन. ओके, शॉप्सन कर लिया, ठीक है. तो देखो, हमने लास्ट क्लास में सॉर्प्शन पढ़ा था. तो कमिंग टू सॉर्प्शन, हाँ, डेफिनेशन सरफेस का हो गया था. लाइक व्हाट इज एडसॉर्प्शन, व्हाट इज एब्सॉर्प्शन, व्हाट इज सॉर्प्शन. ठीक है, व्हाट इज डीसॉर्प्शन, व्हाट इज एडसॉर्बेट, व्हाट इज एडसॉर्बेंट. वी हैड अ कन्वर्सेशन ऑन दीस थिंग्स. हमने इसके ऊपर बातें करी थी, राइट? आई होप इट इज क्लियर. ओके, डीसॉर्प्शन की बात कर लेते हैं. ठीक है, डीसॉर्प्शन क्या होता है? सी, लेट अस टॉक अबाउट डीसॉर्प्शन. देखो, डीसॉर्प्शन आसान सी चीज है. इट इज द process of removing adsorbate. ये टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री. The topic is surface chemistry. It is a process of removing adsorbate from the surface of adsorbent. It is the process of private chat. बंद नहीं है अभी. Okay, अभी host only है. Fine. It's not host only now. Fine. So what is desorption? Desorption is आज नोट्स मिल जाएंगे क्या? एक्चुअली इसमें नोट्स इंपोर्ट नहीं होता है. तुम लोगों ने जैसे बोला था ना कि ये करने के लिए वन नोट फाइल, बट वन नोट फाइल का सोर्स कॉपी हो रहा है. तो शेयर करने पे वन नोट फाइल का सोर्स कॉपी हो रहा है. ये वन नोट फाइल एग्जैक्टली तुम्हारे में खुलेगा नहीं. रिकॉर्डिंग देख लेना. आई थिंक दैट विल बी ओके. इफ यू मिस, इनफैक्ट यदि तुम मिस कर रहे हो ना कुछ, यदि छूट जाता है तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. प्रिंट के ऑप्शन में नहीं, प्रिंट के ऑप्शन में आता है, बट वो एक्सपोर्ट होता नहीं है, प्रिंट नहीं होता है. जैसे कि यू कैन, यहाँ प्रिंट करूंगा अभी ना, तो वो क्या होगा कि कलर वेरिएशन आके पूरा स्क्रीन खराब हो जाता है. पहले जैसे नोट्स भेजते थे वैसा करो ना. क्या पहले वाले नोट्स ही चाहिए तुम्हें? ये स्क्रीन सही नहीं लग रही है. फाइन, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से देखेंगे क्या करना है. वीडियोस तो तुम्हें मिल ही जाएंगे ऐसे भी. ठीक है, वेल, एक्सपोर्ट करेंगे पुराने वाले वर्जन में आकर के नेक्स्ट क्लास से. फुल स्क्रीन में, अरे भैया फुल स्क्रीन करूंगा ना तो ये चैट नहीं दिखते. फुल स्क्रीन करने पे तुम्हारे चैट्स नहीं दिखते. दैट इज द प्रॉब्लम. इफ यू जस्ट टेक्स्ट मी समथिंग, आई वोंट बी एबल टू सी इट. इट्स अ फीचर. दैट्स व्हाई आई डोंट डू फुल स्क्रीन. फुल स्क्रीन कर सकते हैं, जैसे 3-4 बच्चे हैं, सबका वीडियो मतलब ऑडियो ऑन कर दिया है तो हो सकता है, बट चैट नहीं दिखते. खैर, कमिंग टू द टॉपिक, डीसऑर्प्शन. आई होप इट इज क्लियर.
सॉर्प्शन का उल्टा एडसॉर्प्शन का। देखो डीसॉर्प्शन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडसॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। जैसे मान लो तुम्हारे हाथ गंदे हो गए, शरीर गंदा हो गया, तो तुम नहा लिए, तो नहाना क्या है, इट इज डीसॉर्प्शन, यू आर मेकिंग श्योर दैट द डर्ट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर बॉडी, राइट? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। अरे डीसॉर्प्शन का मतलब एडसॉर्बेंट हटाना, सरफेस की डर्ट, सरफेस की डर्ट, अंदर वाली नहीं, ठीक है, सरफेस की डर्ट। ओके, तो अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, ऑन द टाइप ऑफ सरफेस, प्लीज रिपीट द लाइन रिटन। अरे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडसॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, इसमें ऐसा क्या मुश्किल चीज है? जैसे मान लो सरफेस गंदा हो गया, उसको साफ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, डर्ट हटाएंगे ना। तो जो डर्ट हटाने के प्रोसेस है उसको डीसॉर्प्शन बोलते हैं। लेट्स से यू आर राइटिंग ऑन अ व्हाइट बोर्ड विद अ ब्लैक इंक, तो ब्लैक इंक व्हाइट बोर्ड पे एडसॉर्ब होता है, डस्टर से तुमने साफ कर दिया, तो वो डीसॉर्प्शन है। इतना ही तो है। शिवम, इज दैट क्लियर? ओके, सो आई होप इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज तो नहीं, आपको समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। तो डीसऑर्प्शन की बात कर रहे हैं, ऑन द टाइप ऑफ सरफेस हम बोल सकते हैं क्या, एक होगा पॉजिटिव एडसॉर्प्शन और एक होगा नेगेटिव एडसॉर्प्शन, ठीक है। एक होगा पॉजिटिव एडसॉर्प्शन और एक होगा नेगेटिव एडसॉर्प्शन। सी, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है और नेगेटिव एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है? पॉजिटिव एडसॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन कम होगा, मतलब ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा और कम एब्जॉर्प्शन होगा। नेगेटिव एडसॉर्प्शन का मतलब ये है, नेगेटिव एडसॉर्प्शन का मतलब ये है कि एडसॉर्प्शन कम होगा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? यानी इस केस में नेट एब्जॉर्प्शन होगा और इस केस में नेट एडसॉर्प्शन होगा। तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ये होता है प्लेन सर्फेसेस पे, प्लेन और यू कैन से स्मूथ सर्फेसेस। जो प्लेन या फिर स्मूथ सर्फेसेस हैं वहां पे होगा क्या, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। और ये कहाँ पे होगा, रफ या फिर पोरस सर्फेसेस पे। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, राइट? जो रफ और पोरस सर्फेसेस हैं वहां पे एडसॉर्प्शन कम होगा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। प्लीज रिपीट। सुजल, इट्स वेरी सिंपल। जैसे टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, जैसे तुम्हारा हाथ है, सर्दी में ऐसा देखा है कि हाथ ज्यादा गंदे हो जाते हैं, उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हाथ फट जाना। हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? सर्दियों के मौसम में हाथ, स्किन की बात कर लो, नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, रफ पोरस सरफेस मान लो, कुछ भी, चारकोल ले लो, चारकोल एडसॉर्ब और एब्सॉर्ब दोनों करता है। कोई भी पोरस मेम्ब्रेन ले लो, वो एब्सॉर्ब ज्यादा करेगा, एडसॉर्ब कम करेगा। जो ब्लैक बोर्ड है या फिर जो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखते हो, वो एब्सॉर्ब करता है क्या? वो एब्सॉर्ब करता है व्हाइट बोर्ड पे, यदि तुम ब्लैक मार्कर से लिख रहे हो तो एब्सॉर्ब बहुत कम करता नहीं, वो थोड़ा सा भी नहीं करता है, वो सरफेस पे एडसॉर्ब भी होता है वो। इज दैट क्लियर? नॉर्मल व्हाइट स्लाइड पे इन्वर्ट कलर करके तो प्रिंट भी हो जाएगा ब्लैक स्क्रीन पर। अरे यार तुम लोग जुगाड़ बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, नोट्स अभी कितने लोग दे रहे हैं? जस्ट हेलो। अरे क्लास है अभी, चल रहा है अभी, आज शाम तक क्लास है, रुक जाओ अभी। अभी 7 बजे तक है, रुक जाओ, अभी क्लास ही चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा, तुम्हें कॉल कर दूंगा, मैसेज करूंगा। फाइन। तो अब देखो, टॉकिंग अबाउट, अच्छा अभी कितने लोग वीडियो दे रहे हैं, मतलब नोट्स भेज रहे हैं तुम्हें? लिख लो, इट इज बेटर। सब लोग वीजीएम सर को छोड़ के, हाँ मुझे तो नहीं लग रहा है सब लोग, नोट ग्रुप में तो आते नहीं है।
मुझे जहां तक लगता है ये चालू मैंने ही किया था, नोट्स भेजना। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास। आज नहीं हो पाएगा आज। भाई लिख लो ना, इतना बहुत ज्यादा लिखने का तो काम नहीं है। इफ यू कीप ऑन राइटिंग तुम्हारा प्रैक्टिस भी होते जाता है। प्लेन और स्मूथ सर्फेसेस की बात करें, यदि प्लेन और स्मूथ सर्फेसेस के ऊपर, जैसे कि तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है और उस पे तुम लिखते हो, लेट्स से यूज इंक ऑन व्हाइट बोर्ड, तो यदि तुम इंक यूज करते हो व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो उसके केस में क्या होगा बताओ एवरीबॉडी। यदि तुम इंक यूज करते हो व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होगा। और लेट्स से यूज यू टॉक अबाउट, लेट्स से यू टॉक अबाउट एनी पोरस सरफेस। पोरस सरफेस कुछ भी हो सकता है, लाइक एनी वेजिटेबल यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, तो पोरस सरफेस क्या करेगा? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। इतना ही कहानी है। कैन वी प्रोसीड नाउ? इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? कैन वी स्क्रॉल डाउन? हैव यू रिटन दिस? तो बस इतना ही है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखो, on the basis of, if you talk about on the basis of nature of interaction हम बात करें between सुयश, write it down। हेडिंग वही है, हेडिंग सरफेस केमिस्ट्री है, और हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं फंडामेंटल टर्म्स के जो सरफेस में हम पढ़ने वाले हैं, लाइक व्हाट इज एडसॉर्प्शन, व्हाट इज एब्सॉर्प्शन, व्हाट इज डिसॉर्प्शन। ठीक है, इस तरह से। Fine. Now let us come to the topic, on the basis of nature of interaction between adsorbate and adsorbent. How do we classify? How do we classify the adsorption? तो इसमें, अरे यार रिजल्ट आया क्या? जस्ट ए मिनट, एक सेकंड मुझे, एक सेकंड कोई है डोर पे। See, so talking about the, depending on the nature, let's say interaction कैसा है, रिजल्ट का देखो अभी एग्जैक्टली नहीं पता है यार, बहुत सारे भाई। रुक जाओ, इट इज बीइंग असिमुलेटेड। तुम लोग इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो यार? मतलब आज तो पढ़ाई लिखाई की बात कर ही नहीं रहे हो। कोई रिजल्ट पूछ रहा है, कोई बोल रहा है स्क्रीन में ये कलर यूज करो, कोई पीडीएफ के लिए बोल रहा है। मतलब क्या सर, पढ़ने का मन नहीं है आज? कोई बोल रहा है ग्लिटर पेन यूज करो, कोई बोल रहा है। कैन वी टॉक ऑन द टॉपिक? देखो रिजल्ट कैसा आया वो तुमको पता चल जाएगा। सारे रिजल्ट तो अभी तक नहीं कंपाइल हुए हैं, तो अभी तुमको क्या बताओ, इस क्लास के बीच में डिस्कशन क्या करो? रिजल्ट पता चल जाएगा भाई, तुम लोग को इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? टॉपर कौन है देखो, अभी भी चालू कर रहे हैं। फाइन, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, लाइक फर्स्ट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन and the another one is chemical adsorption. Fine, first one is physical adsorption and second one is chemical adsorption. तो देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है। इसका दूसरा नाम है फिजियोर्प्शन और इसका नाम है केमीजॉर्प्शन। ठीक है, इसका नाम है फिजियोप्शन और केमीजॉर्प्शन। मतलब यही चीज है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोल सकते हो, फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको, ऐसा कई बार लिखते हैं फिजिजॉर्प्शन।
और इसको केमिजॉर्प्शन ही लिखते हैं। बेसिकली एक ही है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है और ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी, कैन आई स्क्रॉल डाउन? अब देखो क्या है यहाँ पे, द नेचर ऑफ इंटरैक्शन, द नेचर ऑफ इंटरैक्शन। गौरव पूछ रहा है लिखने दो ना। अरे तुम लोग क्लियर नहीं दिख रहा है। आदित्य आर यू, एवरीबॉडी कैन यू सी व्हाट्स रिटन इन? तुम लोग मतलब मुझे लग रहा है कुछ लोग जबरदस्ती तंग करने के लिए बैठे हुए। ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी में किसी को दिक्कत है? इज देयर एनी इशू विद ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी? तो फिर टाइम पास क्यों कर रहे हो? कोई रिजल्ट पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है कि इसको कितना परसेंट आया। See, what they have got has nothing to do with your performance. उनको क्या आएगा इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जो स्कोर करोगे that will be on the basis of what you study and how you do that. स्पेक्ट्रम से है, ग्रेविटी का कोर्स स्लो कर रहा है इस वजह सर की क्लास में, उसी ने बोला। खतरनाक अजब अजब बच्चे हैं भैया। फाइन, सी तो द नेचर ऑफ इंटरैक्शन इज फिजिकल। मतलब क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ इंटरैक्शन इज फिजिकल, दैट इज वंडरवॉल। वंडरवॉल इंटरैक्शन का मतलब क्या है? सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट, जैसे तुम्हारा एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल एडजॉर्ब होता है, तो यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड्स तो नहीं बनते। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्ड्स तो नहीं बनते। जो भी इंटरैक्शन बिना कोई केमिकल बॉन्ड के है वो तो वंडरवॉल इंटरैक्शन होगा, जैसे लंदन फोर्स, डिस्पर्सल फोर्स। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे जो नेचर ऑफ इंटरैक्शन है वो कंप्लीटली वंडरवॉल है। यहाँ पे फिजिकल इंटरैक्शन है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे कोई भी इंटरैक्शन केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में नहीं है, राइट? यहाँ पे जो इंटरैक्शन है दैट इज कंप्लीटली वंडरवॉल। नाउ टॉकिंग अबाउट केमिकल एड्सॉर्प्शन, जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। लेट्स से देयर इज समबडी हु, लेट्स से राइटिंग विथ अ ब्लैक इंक ऑन अ व्हाइट बोर्ड इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। नाउ केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है? द नेचर ऑफ इंटरैक्शन, द नेचर ऑफ इंटरैक्शन इज केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बन जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हल्दी यदि कपड़े पे, कॉटन पे पड़ा है तो वो जल्दी दाग जाता है क्या? हैव यू सीन दिस? एवरीबॉडी हैव यू सीन दिस? कैटलिस्ट नो। और दूसरी चीज है कि वेन एवर यू, तुम जो कपड़े पहनते हो कॉटन के, उसके ऊपर भी जो कलर होता है वो कभी जाता है। दैट इज ऑल्सो लेट्स से केमिजॉर्ब। या फिर डाई, जानते हो डाई? डाई जैसे कपड़ों पे भी डाई यूज करते हैं, दैट इज फॉर कलर। हेयर डाई यूज करते हैं, लाइकवाइज बहुत सारी चीजें यूज होते हैं डाइज के फॉर्म में। कलर तो वो भी तो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, तो वहां पे प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई लिख सकते हो, एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई। डाई इज बेसिकली कलर। रस्ट, रस्ट इज नॉट एड्सॉर्प्शन। रस्ट एक तरह का केमिकल एड्सॉर्प्शन है, बट पूरी तरह से नहीं बोलेंगे, वो तो प्रॉपर केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है? केमिकल एड्सॉर्प्शन तो एड्सॉर्प्शन हुआ, बिल्कुल एड्सॉर्प्शन ही हुआ, ठीक है? तो केमिकल एड्सॉर्प्शन एक तरह से, बट रस्टिंग इज नॉट एग्जांपल बिकॉज रस्टिंग गोज बियॉन्ड द सरफेस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़ सकते हैं। रस्टिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट बोल सकते हैं, रस्टिंग को कंप्लीटली नहीं बोल सकते। डाई वाला एग्जाम्पशन क्यों नहीं है? डाई वाला तो है एग्जांपल, डाई वाला। अच्छा गौरव, हमारे क्या गौरव कोई है क्या भाई? कौन से मैच से हो यार तुम? डी स्टार, ठीक है। नहीं मतलब आई हैव सीन यू मैसेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके फाइन। सो देखो डाई वगैरह का एड्सॉर्प्शन होगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होता है। दीज आर बेसिक थिंग्स।
whenever you talk about टर्मरिक, हल्दी वगैरह की बात करोगे तो वो भी एड्सॉर्प्शन केमिकल वाला ही है। तो ये चीजें तो आसान है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। अरे 2 लाइन लिखने में यार इतना टाइम लग रहा है तुम लोगों को? फाइन, दिस इज मल्टीपल लेयर्ड। ये क्या होता है? इट इज मल्टीपल लेयर्ड, इट इज मल्टीपल। टोटल साइंस मोड्स का कुछ गलत हो गया। वेदांत अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है यार, अभी तो चालू ही किया है, देख लो। अभी तक तो तुम लोग यही पूछ रहे हो रिजल्ट क्या आया, कलर ये यूज करो, बात ढंग की कुछ करने दे ही नहीं रहे हो। दिस इज मल्टीपल लेयर्ड। मल्टीपल लेयर्ड का मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस को तुम छोड़ दो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन एल, दैट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट केमिसॉर्प्शन। ठीक है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक केमिसॉर्प्शन होता है, बट उसमें दिक्कत क्या है? सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करते जाता है, नया सरफेस बनते जाता है, तो वो अलग केस बन जाएगा। रुक जाओ अभी। जैसे मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर ये लेयर एड्सॉर्ब हो गई, ठीक है, अब उसके बाद ये नया लेयर एड्सॉर्ब हो सकता है, राइट? फिर नया लेयर एड्सॉर्ब होगा, तो ये चलते रहता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। तो ये बहुत सारे लेयर बन जाते हैं एक साथ। जैसे लेट से तुम कोई सरफेस को छोड़ दो, एक टेबल है जिसको 10-15 साल छोड़ दो, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर डस्ट के बन जाएंगे, तो ये हो गया फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे बात करें तो इट इज यूजुअली, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है? ये मोनोलेयर्ड होता है। आई विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल दैट यू आस्क्ड, लाइक रस्टिंग वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे ये तुम्हारा मान लो सरफेस है, और सरफेस पे तुमने एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब करवाया है, लेट्स से यू हैव, यहाँ पे एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो गया, राइट? तो अब देखो क्या होगा, अब जो नया लेयर आएगा, अब जो नया लेयर आएगा लेट्स से ये, तो अब ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे नहीं, तो अब ये केमिकल रिएक्शन तो इसके साथ करना होगा ना इसको। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? मल्टीपल लेयर रिपीट करो ना, अथर्व डागा। अरे यार बहुत बेसिक चीज है। तुम जैसे मान लो बहुत दिन तक नहीं नहाओगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारे शरीर पे भी बहुत सारे लेयर चढ़ते जाएंगे, और फिर नहाओगे तो वो रोल्ड होकर के निकलते जाएंगे, इफ यू क्लीन योर बॉडी। सो दैट इज ऑल्सो मल्टीपल लेयर, यू एक्सपीरियंस इट डेली। 10-15 दिन मत नहाओ, या फिर एक ऐसा करो 1 साल मत नहाओ, ठीक है, और उसके बाद उसको साफ करो, यू विल सी मल्टीपल लेयर्स कमिंग ऑफ। तो दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ये बहुत इजी चीज है। अब हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है? लेट्स से दिस इज सरफेस और ये एड्सॉर्बेट है, तो इनके बीच में तो केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो ये केमिकल रिएक्शन इनके और इनके बीच में होता है, लाइक सरफेस के बीच में और एड्सॉर्बेट के बीच में। तो अब जो नया लेयर बनेगा वो इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा, तो ये तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट है, तो यहाँ रिएक्शन दोबारा होगा क्या? एवरीबॉडी, यहाँ दोबारा होगा एड्सॉर्प्शन? यहाँ दोबारा एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। और नॉर्मली यही होता है, जैसे एल्यूमिनियम की भी तुम बात करो, तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक Al2O3 का कोटिंग बन जाता है, ठीक है, Al2O3 का एक कोटिंग बन जाता है, और वो कोटिंग फर्दर रिएक्शन को होने नहीं देता। इज दैट क्लियर? एल्यूमिनियम के बर्तन में तो लोग खाना खाते हैं, तो उसके ऊपर Al2O3 का लेयर तो डिपॉजिट रहता ही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर वंडर वॉल इंटरेक्शन है, तो एक लेयर बनेगा, फिर दूसरा लेयर बनेगा, फिर तीसरा लेयर बनेगा, फिर चौथा लेयर बनेगा। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन का स्पेसिफिकेशन तो है नहीं, तो लेयर के बाद लेयर बनते लगेंगे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो जितने बार इंटरेक्शन होगा उतने बार ही होगा। मान लो बीच में खाली जगह रह गया तो नया लेयर आ सकता है, बट इसको हम स्पेसिफिकली डिफाइन करें तो एक ही बार रिएक्शन हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? इज इट क्लियर? कैन आई स्क्रॉल डाउन? देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एड्सॉर्प्शन इज समथिंग दैट यू ऑलवेज एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो सकता है। जैसे ये मान लो फिर से इसने एड्सॉर्ब किया, तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन ही होगा, ये केमिसॉर्प्शन नहीं होगा यहाँ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। जैसे जो तुम कपड़े पहनते हो वो तो गंदे होते हैं ना,
जो कपड़े पहनते हैं वो गंदे होते हैं, तो डाई एब्जॉर्ब हुआ कॉटन पे, दैट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिर कॉटन, फिर डाई के ऊपर जो जमा हुआ दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो होते रहेगा, तो जो बार बार हो रहा है दैट इज फिजिकल, क्योंकि वहां कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं कि प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है। वंडरवॉल फोर्स हर जगह होता है। जैसे मैंने वंडरवॉल फोर्स जब केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें समझाया होगा क्लास 11th में, तो बोला था कि मान लो तुम लेट से स्कूल से निकले, रास्ते में पहुंचे, समोसे के ठेले पे पहुंचे तो समोसा खाने का इच्छा हो गया, उधर अट्रैक्ट हो गए। वहां से निकले, फिर बगल में जलेबियां तल रही थी, उधर इंटरेस्ट आ गया। फिर वहां निकले, फिर जो भी चीजें आ रही हैं हर जगह इंटरेस्ट दिख रहा है तुम्हारा, तो कोई स्पेसिफिकेशन तो है नहीं ना। इज दैट क्लियर? तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में फिजिकल फोर्सेस हर जगह रहते हैं, तो वहां कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होगा 10 बार 50 बार 100 बार कितने बार भी हो सकता है, बट केमिकल रिएक्शन एक बार ही होगा। या फिर मैंने ऐसे भी समझाया होगा कि शादी एक बार होगी बट तुम अट्रैक्ट 1000 बार हो सकते हो, और शादी होने के बाद भी अट्रैक्ट हो सकते हो यार, उसमें क्या है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो हो ही सकता है ना। तो वही कहानी यहाँ भी है, जो फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन के बीच में अंतर पढ़ा था तुमने केमिकल बॉन्डिंग में, नया कुछ नहीं है। अब इसमें ज्यादा कोई लंबा है नहीं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। मोनोलेयर का मतलब सरफेस पे एक लेयर। अब सरफेस के बीच में कोई खाली जगह पे एड्सॉर्प्शन साइट नहीं हो पाया। दूसरी चीज क्या है, एड्सॉर्प्शन। एक और चीज मान के चलो, यहाँ पे सारे एड्सॉर्बेंट साइट्स इक्वली कैपेबल होने चाहिए एड्सॉर्ब करने के। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? सारे के सारे साइट्स यूनिफॉर्म एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म की नहीं। मतलब कई जगह होता है ना कि तुम्हारे पास कोई सरफेस है, किसी जगह पे ज्यादा रफ है और कहीं पे स्मूथ है, तो रफ वाला ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, स्मूथ वाला कम। तो हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, राइट? यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन हर जगह पे सेम हो रहा है। इज दैट क्लियर? ये एक रेलेवेंट बात हो सकती थी, ये कहाँ किसी ने पूछा। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। देखो ये रिवर्सिबल का मतलब समझ रहे हो? एवरीबॉडी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से रिवर्सिबल? जैसे तुम्हारे हाथ गंदे हो गए तो वो वापस साफ होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार गंदा हो गया तो कभी साफ नहीं होगा, ऐसा डर रहता तो लोग बाहर निकलते ही नहीं। तो इसका मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो कैसा एड्सॉर्प्शन है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इट इज इरिवर्सिबल। इज दैट क्लियर? पहला है रिवर्सिबल एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल। आई होप इट मेक्स सेंस। रिवर्सिबल मतलब वापस आ सकता है और रिवर्सिबल मतलब वापस नहीं आएगा, राइट? ओके, जैसे मान लो लेट से यू हैव डाई एडसॉर्ब ऑन द कॉटन सरफेस, तो दैट इज इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, नाउ इट इज अ जनरल प्रोसेस एंड takes place at all temperatures। ये एक जनरल प्रोसेस है और हर टेम्परेचर पे होता है। समझ में आ रहा है? और ये क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे केमिकल रिएक्शन की जो एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना एवरीबॉडी। जो केमिकल रिएक्शन की रिक्वायर्ड कंडीशन है दैट मस्ट बी मेट, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया, नथिंग एल्स। प्लीज राइट डाउन। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी? फाइन। इस टेम्परेचर पे एग्जैक्ट टूट गया तो फिर कैसे होगा? एड्सॉर्बेट कैसे टूटेगा ये बताओ? एड्सॉर्बेट टूटने का मतलब, तुम कौन से बैच से हो? अथर्व? अथर्व कोंडे, क्या नाम है तुम्हारा?
ओके कुंदे। सो अथर्व जो तुम्हारा सवाल है एडजॉर्बेट टूट गया, मतलब टूटने का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन? प्लीज बी स्पेसिफिक अबाउट योर क्वेश्चन, पूछना क्या चाह रहे हो? मतलब एडजॉर्बेट टूटा मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। ही हैज ए क्वेश्चन कि यदि एडजॉर्बेट टूट गया तो क्या होगा, मतलब जैसे जो मॉलिक्यूलर था, मॉलिक्यूल था वो दूसरे मॉलिक्यूल में चला गया तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो H2 और O2 रिएक्ट करके H2O बनाता है और H2 कुछ और बन गया, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगा, फिर फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, जनरल चीज तो एडजॉर्ब होगी ना। केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता है, यदि नहीं है तो उसके फिजिकल होगा फिर। अगर तुम अभी तक लिख नहीं पाएगा, 3 लाइन लिखा है मैंने अभी तक, एंड आई हैव टेकन 7 मिनट्स फॉर दिस। देखो यार टाइम पास मत करो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें एक लाइन लिखने में 10 मिनट लगता है। फाइन, फाइन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, सी यहाँ पर तो एक जनरल बात हो गई, इट रिक्वायर्स लो एक्टिवेशन एनर्जी। देखो इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ कभी भी गंदे होंगे। तुम यदि चांद पे भी जाते हो तो भी तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, तुम यदि मून पे जाते हो ऑब्वियसली, इफ यू आई एम अज्यूमिंग दैट योर हैंड इज एक्सपोज्ड। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन हर जगह होता है, सर्दी में भी होता है, बरसात में भी होता है, गर्मी पे भी होता है, गर्म टेम्परेचर पे भी होता है, कहीं कम और कहीं ज्यादा होता है, बट ये हर जगह पे होता है, राइट? सो इट इज समथिंग विच इज नॉट स्पेसिफिक, इट रिक्वायर्स लो एक्टिवेशन एनर्जी, ये कभी भी हो सकता है। एंड केमिकल रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपर लगती है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो केमिकल रिएक्शन में तो रिलेटिवली हाई ही होगा ना, सो वी कैन से इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाली बात है। देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नया सीख रहे हो, दिस इज अ जनरल प्रोसेस। नया चीज कहाँ सीखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नया हो गया, ये तो जनरल बातें हैं, लिखते जाओ थोड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, एग्जाम्पल्स बताओ क्या है, एग्जाम्पल बताओ। राइटिंग ऑन बोर्ड, अब बोर्ड कैसा भी ले लो, ब्लैक बोर्ड ले लो। हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट ऑन स्किन, ठीक है, ये हो जाएगा फिजिकल। और यहाँ पे है एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई। देखो रस्टिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट को बोल सकते हो केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई ही सीधा लिखेंगे। ऑन कॉटन। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज केमिकल। स्पंज में एब्सॉर्प्शन होगा, स्पंज क्या जिससे तुम बर्तन धोते हो उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो उसमें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है, मतलब बेसिकली नहीं, उसके अंदर तो एब्सॉर्प्शन भी होता है ना, उसमें पानी चला जाता है। Electrocuted dust sticks to surface, is that physical? Yes, obviously that is also physical. In fact raining जानते हो, रेनिंग, रेन जानते हो, रेन आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं सिल्वर आयोडाइड डाल के, वो भी फिजिकल एब्जॉर्प्शन ही है। ठीक है, स्पॉन्ज का सरफेस कैसा होगा? अरे घर पे बर्तन जो धोते हो उसको देखो यार, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या फोटो तुम्हें गूगल पे भी दिखाऊं कि देखो ये बर्तन होता है, इसको ऐसे धोते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बताओ? हाँ वो तो ऑब्वियसली पोरस ही होगा, वो तो ऑब्वियसली पोरस होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखो यार मजे मत लो, मतलब जो टॉपिक है उसको, चलो सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा ठीक है, टॉपिक ऐसा है जिसको तुम रिलेट कर सकते हो, बट मजे लोगे तो यार उसमें मैं भी बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मुझे भी मजा आता है वैसे। प्रॉपर डाउट जो पूछो, अब इस तरह के सवाल करोगे तो फिर
mechanism of adsorption. फाइन सी मैकेनिज्म बात, अब ये बात करते हैं कि भाई कपड़े गंदे होते क्यों है, क्यों हमें नहाने की रोज जरूरत है, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कपड़े गंदे ही क्यों होते हैं और हमें नहाने की जरूरत रोज क्यों है? व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों होता है? एडजॉर्प्शन यदि नहीं होता तो दुनिया क्या बेहतर होती? और इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? सी सबसे पहले क्या है, जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं, जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं उनके ऊपर, लेट्स से ये जो पार्टिकल सरफेस पे है, इसको मैं ऐसा दिखाऊं तो ये चारों तरफ से नहीं खींचे जा रहे हैं, ये सिर्फ अंदर वाले मॉलिक्यूल से खींचे जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? वॉन्डर वाल इंटरेक्शन होगा ना, तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होगा इसको इधर वाले फोर्स से तो कैंसिल कर देंगे, तो इसका तुम वेक्टर निकालोगे तो दे विल एक्सपीरियंस द इनवर्ड अट्रैक्शन। तुम किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लो, तुम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करो तो जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे होगा इट विल एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड इंटरेक्शन। इज दैट क्लियर? The molecules at the surface experience net inward attraction। इसमें तो किसी को दिक्कत हो नहीं रही होगी। अब जो मॉलिक्यूल जो बल्क में है, लेट से ये वाला मॉलिक्यूल, इसको तो बराबर इंटरेक्शन चारों तरफ से मिल रहा है, तो इसके ऊपर नेट इंटरेक्शन तो जीरो होगा ना। इज दैट क्लियर? तो द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क experience no interaction. I hope this makes sense and it is clear to everyone, right? जो मॉलिक्यूल्स बल्क में है उनको तो कोई इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलता, बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है दे हैव अ टेंडेंसी दैट दे एक्सपीरियंस इनवर्ड इंटरेक्शन, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, डोंट यू थिंक दे आर अनस्टेबल? डोंट यू थिंक दे आर अनस्टेबल? मान लो तुम्हें कोई इस तरफ से इस डायरेक्शन में खींचेगा, लेट्स से इट इज यू, और तुम्हें कोई इधर खींच रहा है, तो तुम अपनी एनर्जी को कम करने के लिए यू विल अट्रैक्ट समथिंग व्हिच इज आउटसाइड। तुम कुछ पकड़ने की कोशिश करोगे ना। तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और ये जो एनर्जी एक्वायर करते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है? जो एनर्जी एक्वायर करते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। दिस इज द सेम सरफेस एनर्जी जो तुमने इसमें पढ़ा हुआ, सरफेस टेंशन पढ़ा है ना? हाँ, वही सरफेस एनर्जी है, बट वहां पे मॉलिक्यूल्स वाटर के केस में बोलते हैं, और यहाँ पे सॉलिड सरफेस की बात करते हैं। तो अब जो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं दे आर अनस्टेबल एंड दे एक्वायर एनर्जी कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब इस सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए वो एडजॉर्ब करते हैं। समझ में आ रही बात? इस सरफेस एनर्जी को मतलब मिनिमाइज करने के लिए they have a tendency to adsorb. Therefore, the molecules at the surface become unstable and acquire surface energy. Can I scroll down, everybody? I hope you have written. Can I scroll down? Okay. Aditya says wait. Okay, ठीक है। अभी देखो पता ही नहीं चलता है ना, जब तक कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता तब तक ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, लास्ट लाइन रहने दो, इतना चलेगा? अथर्व, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अब देखो क्या हो रहा है। अब ये जो सरफेस है ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल सरफेस क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर देगा। तो अब ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होने के बाद तुम्हें नहीं लगता ये वाला जो लेयर है वो स्टेबलाइज हो गया? ये लेयर स्टेबलाइज हो गया, ये समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर एफ नेट जीरो है, ये वाला इसके ऊपर एफ नेट जीरो है, राइट? अब इसके ऊपर एफ नेट नॉट जीरो। तो अब ये क्या करेगा, ये सोचेगा फिर एक लेयर और एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर मेरा एफ नेट जीरो हो जाएगा। तो इसने एक और लेयर एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसके ऊपर एफ नेट जीरो हो गया। तो फिर ये क्या करेगा, तो कभी खत्म होगा क्या एवरीबॉडी? ये कभी खत्म होगा?
एवरीबडी, विल इट एवर स्टॉप? तो इसलिए कहा जाता है रोज नहाया करो। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट विल नेवर स्टॉप। ये चलता रहेगा। तो इस तरह से एड्सॉर्प्शन मल्टीपल लेयर्ड बनता जाता है। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये फिजिकल दोनों नहीं नहीं, यहाँ पे सूजल वी आर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल में तो एक भी होगा, केमिकल एक बार हो गया उसके बाद फिर फिजिकल होता रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, रिटन एवरीवन, दिस इज वेरी इजी। तो अब क्यों एड्सॉर्प्शन होता है और ये चलता रहेगा क्यों? आई होप इट इज क्लियर। तो क्या होता है, देयरफॉर दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, या फिर बोल सकते हैं इन एड्सॉर्प्शन ऑफ मल्टीपल लेयर्स, इन एड्सॉर्प्शन ऑफ multiple layers of adsorbate. This results, this results, correct, this results in adsorption of multiple layers of adsorbate on the surface of adsorbent. Fine. Everybody please respond in the chat box. Is it clear? Can I scroll down now? तो देखो बहुत आसान सी चीज है, चीजें गंदे क्यों होती है। एक चीज समझने की कोशिश करो, ये जो फोर्स होता है जिसकी हमने बात की, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा ना? ऐसा तो नहीं होता है कि तुम नहीं नहाओगे तो मतलब कुर्सी टेबल अपनी तरफ खींच लोगे। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब तुम उस वैसे ही पार्टिकल्स को खींच पाओगे जो कि काफी हल्के हैं, और ये फोर्स उस पार्टिकल को ही खींच पाएगा जो कि इस मैग्नीट्यूड वंडरवॉल फोर्स के अट्रैक्शन के बराबर हो। ठीक है, तो ये वंडरवॉल फोर्स काफी कम होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होंगे वो काफी हल्के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कभी तुमने उठ के देखा कि 2-4 पत्थर हाथ में एब्जॉर्ब हो गए, ऐसा तो नहीं होता। तो ये फोर्स जितना वीक है उतना ही छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं। फाइन। और होता क्या है, जैसे यदि नहीं नहाएगा कोई तो सरफेस और ज्यादा रफ होती जाएगी और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं आप। फाइन, मूविंग और फॉरवर्ड। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या है एड्सॉर्प्शन का। रिटर्न, रफ में एड्सॉर्प्शन बढ़ता है ना। एक्चुअली रफ सरफेस मान लो यदि पोरस नहीं है, रफ का मतलब एक्टिवेटेड चारकोल की यदि बात करें तो वो तो एब्जॉर्ब, कोयला जो है तुम जानते हो कोयला पानी सोखता है। डू यू नो दिस? बिकॉज इट इज क्या बोलते हैं उसको, पोरस। बट इफ यू टॉक अबाउट अ जनरल सरफेस, जैसे तुमने ये देखा है क्या बोलते, नॉन स्टिकी पैन पे खाना बनाया कभी? नॉन स्टिकी पैन पे खाना बनाया होगा जिसमें नॉन स्टिकी वाला, तो उसमें एड्सॉर्प्शन कम होता है, राइट? बट यदि स्टिकी है, जो नॉन स्टिकी नहीं है, जनरल बर्तन ले लो, जनरल बर्तन ले लो, तो जनरल बर्तन में एक बार लेयर बन गया ना तो उसके बाद बड़ी मोटी लेयर जम जाती है एक साथ। तो व्हाई इज दैट सो? वो तो एब्जॉर्ब नहीं करता ना, मेटल के अंदर पानी नहीं जाता है। तो उसमें क्या है, देखो तुम खुद समझो, मान लो ये सरफेस है, अब इस सरफेस पे तुम पहाड़ बना दो तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे 2-3 माउंटेन खड़े कर दिए तुमने, तो अब तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जब ये रफ होगा तो ऑब्वियसली नेट अवेलेबल सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो एड्सॉर्प्शन तो बढ़ेगा ही ना। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग सो।
एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? ऑब्वियसली ऐसा चारकोल जिसके अंदर रफ सरफेस एरिया काफी ज्यादा क्रिएट होता है, दैट इज हाउ इट इज। सरफेस एरिया बढ़ा दो, ठीक है, उसके ऊपर सरफेसेस काफी ज्यादा क्रिएट कर दो, ठीक है एवरीबॉडी। वेदांत, कैन वी मूव फॉरवर्ड? नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। देखो हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स क्या है बताओ? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? बताओ एवरीबॉडी। ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, क्योंकि एनर्जी तो ओवरऑल कम हो रही है, एडसॉर्बेट स्टेबल हो रहा है ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इट हैज टू बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, इंट्रोपी नेगेटिव होगी, ये समझ में आ रहा है? क्यों एंट्रोपी नेगेटिव क्यों होगी? बिकॉज पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं, तो रैंडमनेस तो कम हो रहा है ना। बट ये प्रोसेस अपने आप होता है, आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस। ये प्रोसेस अपने आप होता है ना। तो ये स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव ही होगा। अब डेल्टा जी होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है एवरीबॉडी। डेल्टा जी होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अब तुम्हारे पास डेल्टा एस नेगेटिव है, तो अब माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा एवरीबॉडी बताओ? माइनस टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव होगा। फिर भी डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच इज हाईली नेगेटिव। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में? हम क्या बोल सकते हैं? एडजॉर्प्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और मेनली ये इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। हमने वहां भी बात वही की, चलते रहता है क्योंकि फोर्स नेट जीरो हो जाए। आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन। रिटन एवरीवन। इंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस है, मतलब बेसिकली यही है, इंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वी हैव टेकन एन इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल टर्म्स एसोसिएटेड विद एडसॉर्प्शन। क्या क्या होता है इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी मच अराउंड यू, तुम्हारे आसपास ये हो रही हैं चीजें। लाइक जिस वक्त तुम लेक्चर देख रहे हो, यू आर गेटिंग डर्टी, यू आर एब्जॉर्बिंग, राइट? हाई एक्सो है तो हमें हीट फील क्यों नहीं होती? अथर्व से, अरे भैया ये क्वेश्चन तो खतरनाक पूछ दिया तुमने। अथर्व हैज ए क्वेश्चन कि देखो, यदि हाईली एक्सोथर्मिक है तो हीट फील क्यों नहीं होती? अरे एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी जो है ना, मतलब तुम कोई छोटे मोटे प्राणी नहीं हो। ह्यूमन बीइंग है, इज अ बिग एनिमल, समझ रहे हैं? 50 किलो से कम वजन नहीं होता इंसान का। 40 किलो तो मान लेते हो कम मानेंगे तो। अब तुम्हारे शरीर का वजन 40 किलो है, तुम जो खाना खाते हो कितना किलो कैलोरी प्रोड्यूस करते हो? 4,000 5,000 इस तरह से। और एड्सॉर्प्शन के लिए जो एनर्जी हो रहा है दैट इज वेरी लेस, लेट्स से माइक्रो जूल। तो तुम्हें लगता है तुम्हें फील होगा? एवरीबॉडी, तुम्हें फील होगा? एक्सोथर्मिक है तो फील होगा क्या? नहीं होगा ऑब्वियसली, शरीर बड़ा है तो नहीं होगा फील। एंट मैन बन जाओ और छोटे हो जाओ तो हो सकता है फील हो, बट फिर भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा सरफेस भी कम हो जाएगा उस केस में। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सी, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ gaseous adsorbate gaseous adsorbate on solid adsorbent।
देखो एड्सॉर्प्शन को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहला है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखो आई होप एवरीबॉडी नोज दिस। देखो ये थोड़ा सुनने में गंदा लग सकता है, नाक में बाल क्यों होते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? और लंग्स जो होते हैं, लंग्स में जो बायो के स्टूडेंट्स उनको ज्यादा समझ में आता होगा, वो एक तरह एक तो फिल्टर होता है और बेसिकली क्लियर द एयर इज ऑल्सो देयर, बट इफ यू टॉक अबाउट लंग्स देन लंग्स में भी सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है। व्हाट इज द रीजन? उसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का होता है कि सोख सके। इज दैट क्लियर? समथिंग विच कैन एब्जॉर्ब मोर इजीली। तो उसका भी मैकेनिज्म इस तरह से है, बेसिकली हेयर इज योर फिल्टर, हेयर इज योर फिल्टर, और उसके बाद हवा अंदर आएगा, हवा अंदर आएगा तो क्या होगा, लंग्स विल एब्जॉर्ब एवरीथिंग, राइट? तो अब लंग्स दे आर वेरी पोरस, व्हाट इज द रीजन? यदि हमारे लंग्स पोरस नहीं होते और एकदम साबुत, एकदम क्या बोलते थे, प्लेन सरफेस होते, तो हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते ऑक्सीजन, राइट? तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ टॉक अबाउट नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो जो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का बेस्ट एग्जांपल है ना गैस एड्सॉर्ब करने के लिए, वो लंग्स है। लंग्स हैव द हाईएस्ट टेंडेंसी टू एड्सॉर्ब अ पर्टिकुलर गैस, वो बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब करते हैं। खैर, और जैसे हायर इज द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द एड्सॉर्प्शन। तुमने रेनी लिक्विड कैटलिस्ट सुना है? हाइड्रोजनेशन में फाइनली डिवाइडेड रहता है, मतलब डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से डिवाइड कर दोगे सरफेस को, तो सरफेस एरिया अवेलेबल बढ़ जाएगा ना, तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो उसका रीजन यही है कि सरफेस एरिया बढ़ता है। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बर का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। सो हायर इज द सरफेस एरिया, greater is the extent of adsorption। तो ये तो भैया आसान बात है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। इनफैक्ट सी, यदि तुम एक ब्लॉक को काट दो, देखो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और तुमने इसको काट के 4 भाग में डिवाइड कर दिया इस तरह से, चलो 8 भाग में, जितने भी कर सकते हो कर दिया। तो अब ये एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा इसका, मतलब ये सरफेस ज्यादा एडसॉर्ब करेगा ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे देखो मेटल हमेशा सरफेस से रिएक्ट करता है, तो जिंक ग्रैन्यूल्स यूज करते हैं ना कि जिंक ब्लॉक। इज दैट क्लियर? तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। जिंक डस्ट यूज करते हैं, हाँ वो भी वैलिड है। स्क्रॉल कर दे नीचे, लिख लिया सबने? ठीक है, ओके फाइन, वेट, डन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेचर ऑफ क्यूब। क्यों ड्रॉ किया है मैंने? एक क्यूब इसलिए ड्रॉ किया बताने के लिए कि क्यूब को 8 भाग में बांट दोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? Aditya, is that clear? Why are we talking? Why did we draw a cube? Fine. So let us talk about the nature of adsorbate. देखो एड्सॉर्बेट मतलब गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ज्यादा एड्सॉर्ब होगा कोई कम एड्सॉर्ब होगा। एवरीबॉडी, डज इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस एज वेल? तो कौन सा गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगा तुम्हें क्या लगता है? ऐसा गैस जिसके तुम बोल सकते हो, जैसे जो एक तो हैवी गैस होते हैं, जो भारी गैस होते हैं। हेवी गैस जैसे क्या? जैसे मान लो तुम्हारे पास SO3 है, या फिर वैसा बोलो ना जिनके मोलर मास ज्यादा है, जैसे Br2 हो गया, इस तरह की गैस जिनका मोलर मास साइज कम हो। साइज कम होने से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा क्या? या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले गैस हो, जैसे अमोनिया हो गया,
देखो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो मॉलिक्यूल एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, तो ये भी तो लगेगा ना कि इसका भी मोलर मास ज्यादा हो गया। कथन बोल रहा है छोटे मॉलिक्यूल ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे उसी एरिया में, इसलिए एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। ऐसा है क्या एवरीबॉडी? तुम जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़े हो ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में तुमने ये पढ़ा है कि वी आर एम एस इज रूट अंडर 3 RT/m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो छोटा मॉलिक्यूल तो तेज भागेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आरएमएस वेलोसिटी या कोई भी देख लो, जो छोटा मॉलिक्यूल है तो ज्यादा भागेगा तेज, तो उसको एड्सॉर्ब करना ज्यादा आसान होगा, या फिर जो रिलेटिवली बड़ा मॉलिक्यूल है उसको एड्सॉर्ब करना ज्यादा आसान होगा? ऑब्वियसली जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको एड्सॉर्ब करना ज्यादा होगा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड कोई है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा ना। अच्छा, ये एक बेसिक बात समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एड्सॉर्प्शन उस पार्टिकल का होता है। अच्छा खुद सोचो, कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुम नहाए और शरीर से ऑक्सीजन निकला? गैसेस तुम्हारे सरफेस एब्जॉर्ब करते हैं क्या? तुम्हारी जो स्किन है वो गैस एब्जॉर्ब करती है? क्यों नहीं करती? क्या रीजन तुम्हें लगता है गैस एब्जॉर्ब क्यों नहीं करती? एवरीबॉडी, जो तुम जैसे सौरभ पूछ रहे हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा, तो हमारी स्किन जो है वो हवा वगैरह क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर लेती? See, it is not just that they are very light, because they have a tendency to diffuse, they have higher kinetic energy, उनकी खुद की kinetic energy होती है, they have non zero kinetic energy and they have high velocities. Is that clear? तो अब जिनकी हाई वेलोसिटी उनको पकड़ना थोड़ी मुश्किल होगा, ऑब्वियसली उनको पकड़ना मुश्किल है जिनकी लेट से वेलोसिटी लेट से कम है, नहीं जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है, उल्टा बोल दिया हूँ। तो ऑब्वियसली डर्ट वगैरह एड्सॉर्ब होता है, तो मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, सो डोंट वरी, आई डिक्टेट, मैं लिखवा दूंगा ये। तो सबसे पहले तो सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्ब होते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। फिर गैसेस में बात करें तो गैस में कौन एड्सॉर्ब होगा? एवरीबॉडी, हम लोग ऑक्सीजन एड्सॉर्ब कर लेते हैं, पता है क्यों? क्योंकि सबसे हेवी गैस होता है। जो ज्यादातर गैस है जैसे O2 N2 और H2, उसमें सबसे भारी O2 है, ठीक है, तो इसलिए एड्सॉर्ब हो जाता है। और ऑब्वियसली लंग्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। आजकल का जमाना तो कोरोना का टाइम हो गया है, वो भी उसी मास का है, उसका भी मास उतना ही होता है जितना ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नर्व सेल एड्सॉर्ब नहीं होता है स्किन में। नर्व गैस ये क्या होता है? गुंजन, दिस इज गुंजन, क्या तो खतरनाक नाम रखा है। CO2 भी हेवी, हाँ CO2 भी, बट एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में होता नहीं ना CO2। अरे हेवी गैस विल एब्जॉर्ब एंड देन वी यूज H2 इन हाइड्रोजनेशन। अच्छा, बहुत सही बात है। विल कम टू इट सौरभ, तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा रिलेवेंट है। वो अलग से टॉपिक होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में है ना, वो अलग से टॉपिक होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एड्सॉर्प्शन कैसे बढ़ेगा? ओके okay. देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल झुंड में रहने की टेंडेंसी बना लेते हैं। जैसे हीलियम तो एक दूसरे को छोड़ के चला जाता है। अब मान लो एक चोर है जो कि अपने गैंग से बिल्कुल अलग थलग रहता है, उसका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, वो किसी से बातचीत नहीं करता, तो उसको पकड़ना ज्यादा आसान होगा, या फिर जो गैंग बना के बड़ा सा नेटवर्क बना के रहता है उसको पकड़ना ज्यादा आसान होगा? बताओ। जो गैंग बना के रहता है उसको पकड़ना आसान होगा, ये बोल रहा अकेले को पकड़ना, इसको ढूंढना भी तो है, ठीक है। तो बेसिकली द गैस with lower velocity and higher or and special bonding like hydrogen bonding and special bonding जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, will be adsorbed easily। देखो सबसे आसान तरीका क्या है पता है, इसको तुम ऐसा बोल सकते हो क्या, a gas with higher value of Tc will be adsorbed easily? Everybody, can we say this? A gas with higher value of
TC will be absorbed easily. क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ रहा है कुछ? देखो जिस गैस का TC ज्यादा है उसका मतलब उसको लिक्विफाई करना ज्यादा है आसान, राइट? जिस गैस का TC ज्यादा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे, यदि तुमको कोई एक पॉइंट बताओ ना कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक क्राइटेरिया बता दो सर, तो यही वो क्राइटेरिया है। जिस गैस का TC ज्यादा है वो सबसे आसानी से एब्जॉर्ब हो। इफ यू टॉक अबाउट अ सिंगल क्राइटेरिया, ज्यादा बात ना करें और एक फाइनल स्टेटमेंट की तरफ बात करें, तो जिस गैस का TC ज्यादा है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, और जिस गैस का TC कम है वो नहीं होगा एब्जॉर्ब। अरे जिसको लिक्विफाई करना आसान है, इसका मतलब उसके अंदर फोर्सेस ज्यादा है, ऑपरेट करते हैं, तो उनको पकड़ना रिलेटिवली ज्यादा आसान है, TC उनका ही ज्यादा होगा ना। व्हाट इफ इट इज पॉलीमराइज्ड? पॉलीमराइज गैस नहीं होता है। यदि पॉलीमराइज गैस होगा तो उसी फॉर्म में रहेगा ना, यहाँ पर कोई केमिकल इंटरेक्शन तो नहीं होगा, गैस नहीं होगा पॉलीमराइज, so don't worry, it requires a definite condition. And mostly there is no polymerized gas, there is only O3 which exists in the ozone layer way above the surface of earth. So everybody, can you just copy it down so that I can move forward? लास्ट पॉइंट फिर से देखो, मैं सीधी सी बात ये बोल रहा हूं कि वो गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या है? TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। रियल गैस में लिक्विफिकेशन नहीं पड़ा है क्या? अरे जैसे पानी को लिक्विफाई करना आसान होता है, क्या रीजन है? पानी वेपर का। व्हाट इज द TC फॉर वाटर एवरीबॉडी? TC वाटर का क्या होगा? Everybody please respond in the chat box. What is the value of TC for water? What TC वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। 500 समथिंग 4। अरे बालको, TC क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अभिलाषा, योर आंसर इज करेक्ट। जब गैस को ठंडा करो तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर पे तुम्हें पहली बार लिक्विड मिलेगा उसको TC बोलते हैं, ठीक है? और अभी नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का TC 100 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसको लिक्विड बोलते हैं, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, दिस इज वेरी इजी थिंग। और मान लो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो TC होता है वो माइनस समथिंग डिग्री में होता है, तो अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके TC के ऊपर है, इसलिए इसको हम गैस बोलते हैं। Can I scroll down now? I hope it is clear. Fine. So let us move forward. Can I scroll down? Okay. अरे वीडियो ऑन है तो रहने दो वीडियो, मैं थोड़ी देख रहा हूँ किसका वीडियो ऑन है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग थ्रू योर वीडियो यार, इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ? इच्छा है वीडियो ऑन रखो, नहीं है इच्छा ऑफ रखो। TC फॉर वाटर इज 374 डिग्री सेल्सियस। कैसे बताओ, किस टेम्परेचर पे पहली बार मिल जाएगा? एवरीबॉडी, TC फॉर वाटर क्या है? 373 है ना? तो मैं 374 मिला है कहीं पे? गूगल किया तुमने? अरे एक्चुअली केल्विन होता है 373.13। उन्होंने 374 प्रेशर 1 ATM पे, तो वही होता है एग्जैक्टली। तो तुम देखो, हम कन्वेंशन तो यही पकड़ते हैं, 370 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373.13। अब प्रेशर चेंज करोगे तो वो चेंज करेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है सौरभ? डिग्री सेल्सियस में 374 तो पॉसिबल नहीं है। डिग्री सेल्सियस में 374 तो बहुत ऊपर चला गया, वहां पे तो पानी मिलेगा ही नहीं तुमको, केल्विन ही होगा वो। डिग्री सेल्सियस में 374 कहां से पॉसिबल है? केल्विन होगा, केल्विन। तो गलत होगा फिर। अरे ये तो जनरल बात है, तुम पानी रोज उबालते हो,
नहीं वो गलत दिया होगा, दिया यदि तुमने ऐसा देखा है तो वो गलत दिया होगा। पानी रोज उबालते हो तुम, 374 डिग्री पे हीट करते हो उसको। ठीक है मैं भी गूगल कर लेता हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर। नहीं ये गलत है। कौन सी साइड पे देख रहे हो तुम? अरे आया मतलब वाटर का तो होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, वही है और क्या। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वही क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। 374। वो केल्विन में होगा, वो गलत ही है। प्रेशर के साथ तो वेरी करता है, बट वो अलग कोई प्रेशर पे ले रहे होंगे, 1 एटीएम पे नहीं ले रहे होंगे, 1 एटीएम पे नहीं ले रहे होंगे इन दैट केस। फेज डायग्राम में तुम यदि प्रेशर चेंज करोगे ना तो चेंज हो जाएगा। टीसी और बीपी अलग है। अब देखो ये सवाल जो तुम पूछ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना सौरभ, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एट 1 एटमॉस्फेयर। बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं बताओ? दोनों अलग ही होते हैं, बट यदि तुम सेम टेम्परेचर पे रखोगे, देखो बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज the temperature at which vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. So boiling point is always defined with reference to atmospheric pressure. Is that clear? Boiling point is always defined with respect to atmospheric pressure. But if you talk about TC, TC is the maximum temperature, ठीक है, above which a gas cannot be liquefied, ठीक है, चाहे प्रेशर कुछ भी हो जाए। तो अब जब उन्होंने प्रेशर चेंज किया होगा तो चेंज हो जाएगा, बट यदि हम नॉर्मल बात, ठीक है, प्रेशर चेंज किया होगा तो अलग हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग है, बट हम रेफरेंस से इक्वेट तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, तुम जनरल बात करो, वाटर लिक्विड होता है तो तुम बात करो उसके केस में तो वो तो चेंज हो जाएगा, प्लीज डोंट। हाँ ऑब्वियसली, बट वहां पे उन्होंने प्रेशर ज्यादा कर दिया होगा भैया। इज दैट क्लियर? प्लीज डो नॉट स्ट्रेच इट यार, टॉपिक के बाहर बात करो ज्यादा। मैंने डेफिनेशन समझा दिया है ना। प्रेशर बढ़ा सकते हैं टीसी डिफाइन करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए फिक्स रखना पड़ता है 1 एटीएम, यही अंतर है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। क्रिटिकल प्रेशर पे दिया होगा, हाँ वहां पे पीसी भी लिखा होगा ना। आगे बढ़ सकते हैं हम। टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि वेपर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में डिफाइंड है, वो हम अपने लिए डिफाइन करते हैं। और टीसी जब हम डिफाइन करते हैं तो गैस के लिए डिफाइन करते हैं, हमको मतलब नहीं है हम कुछ भी प्रेशर जनरेट करेंगे, हमको पहली बार लिक्विड चाहिए, तो जो मिनिमम टेम्परेचर पे मिला मैक्सिमम टेम्परेचर पे उसको टीसी बोलते हैं। तो डायरेक्टली ऐसा कोई मतलब नहीं बनेगा बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर को कंपेयर करने का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी लेट अस मूव टू द अदर फैक्टर्स। सी टेम्परेचर का कोई फर्क है? एवरीबडी हैज टेम्परेचर, एनीथिंग टू डू विद इट? टेम्परेचर का कोई रोल है यहाँ पे? टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, सर्दियों में कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं या फिर गर्मियों में? यदि सर्दियों में नहीं नहाओगे ना तो हाथ पे एक लेयर के बाद गर्मी में ज्यादा गंदे होते हैं। अरे भैया तुमको तो जीवन का अनुभव है ही नहीं फिर अभी। सेम होते हैं, आदित्य बोल रहा है। एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट, लेट्स सॉरी एड्सॉर्बेंट बात करते हैं। वो लेयर का क्या बोल, लेयर कौन सा लेयर श्रेयस? दिस इज लेट्स से कॉम्पोजिशन।
अच्छा ये बताओ, अभी सर्दी वाला, ठीक है, अभी देखो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अच्छा देखो, नॉर्मली तुम कोई भी पैन यूज करोगे, गर्म करोगे ना तो डीजॉर्प्शन चालू हो जाता है। अरे कपड़े गर्म पानी में धोने से ज्यादा साफ होते हैं, ये तो पता होगा ना। रीजन क्या है बताओ। गर्म पानी, यदि तुमने पानी गर्म कर लिया तो एड्सॉर्बेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली वो निकलने लगेगा। और ठंड में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है, नहीं ऐसे यदि तुम केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से सोचो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डीजॉर्प्शन फेवर होगा ना। देखो ये एडजॉर्प्शन है और ये डीजॉर्प्शन है, तो ये एंडो है और ये एक्सो है, ये एंडो है, ये मतलब ये एक्सो है और ये एंडो है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डीजॉर्प्शन होगा, इज दैट क्लियर। एंडोथर्मिक होगा, इज दैट क्लियर। अरे बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। अरे एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डीजॉर्प्शन होगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो यानी सर्दियों में ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। डन एवरीवन। प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अब आगे बढ़ सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज है। गर्मी होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वैसे समझ लो, इक्विलिब्रियम के हिसाब से भी समझ सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसको बताने के, बट बेसिक चीज यही है, गर्म ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ठंडा हो जाएगा, मतलब एड्सॉर्प्शन कम होगा, डिसऑर्प्शन होगा। फाइन, सो लेट अस मूव अहेड। तो अभी देखो एक एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हम डिफाइन करते हैं। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, इट इज एक्स बाई एम। सी एक्स, एक्स क्या है, इट इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट। एम क्या है, इट इज मास बाई, सॉरी मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। स्क्रोल अप। अरे इतना मतलब स्लो लिख रहे हो यार, मैं तो काफी टाइम देता हूँ लिखने के लिए, उसके बाद फिर कहानी वगैरह भी सुनाता हूँ इसके ऊपर, तब तक तुम्हें लिख ही लेना चाहिए। देखो एक्स बाई एम का मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे मान लो तुम 4 दिन नहीं नहाए, तो तुम्हारा मास कांस्टेंट है ना, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। आई एम अज्यूमिंग तुम खाना, तुम्हारा वजन नहीं बढ़ रहा है इस प्रोसेस में, और लेट से तुम 4 दिन नहीं नहाते हो, तो इन दैट केस मास ऑफ एड्सॉर्बेंट विल इंक्रीज। तो अब क्या होता है, नॉर्मली मास ऑफ एड्सॉर्बेंट यदि कांस्टेंट है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट यदि तुम कांस्टेंट ले लेते हो, मतलब तुम एक फिक्स्ड एड्सॉर्बेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे टेबल की बात कर लो, कुर्सी की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, बोर्ड की बात कर लो, तो जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा एक्स तो बढ़ता जाएगा, तो एक्स बाई एम बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है, एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है ना। एवरीबडी इज दैट क्लियर। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक्स बाई एम ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा है। आई होप इट मेक्स सेंस एंड इज क्लियर, राइट। लिख लो इसको, राइट इट डाउन। आगे बढ़ जाए, ठीक है। सी वी विल ड्रॉ एड्सॉर्प्शन आइसोबार। एड्सॉर्प्शन आइसोबार का मतलब क्या है, सी आइसोबार का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। देखो हमें टेम्परेचर इफेक्ट देखना है, ठीक है, राइट इट डाउन। रिटर्न।
एड्सॉर्प्शन आइसोबार है, तो आइसोबार का मतलब क्या है, हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का वेरिएशन देखेंगे। सी जैसे यहां हमने क्या किया, x बाई एम को प्लॉट किया है टेम्परेचर के अगेंस्ट, एंड दिस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। तो अब एक बात बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, डीसॉर्प्शन बढ़ेगा, डीसॉर्प्शन होगा, राइट, डीसॉर्प्शन बढ़ने लगेगा, यानी x कम होने लगेगा, m कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे x बाई एम डिक्रीज होगा, राइट, इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डीसॉर्प्शन होगा, तो उसके हिसाब से मास ऑफ एड्सॉर्बेंट कांस्टेंट है, और एड्सॉर्बेंट कम होगा तो x बाई एम विल डेफिनेटली डिक्रीज। सो दिस इज फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, ये ग्राफ होगा इसका। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, और अदरवाइज लिख लो यदि डाउट नहीं है तो। एवरीबॉडी डन? ओके फाइन, x डिक्रीज क्यों हुआ, थर्ड इज आस्किंग x डिक्रीज क्यों हुआ। अरे देखो, मान लो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ, एड्सॉर्बेंट निकलने लगा सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट से, तो x बाई एम कम हो गया, m कांस्टेंट है और x कम हो रहा है, तो इसलिए x बाई कम हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गर्म करोगे ना पार्टी, तो चीजें जो एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब हुए थे वो बाहर निकल जाएंगे आसानी से। आगे बढ़ जाए, एवरीबॉडी आगे बढ़े, फाइन। अब बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में। सी केमिकल एड्सॉर्प्शन में तुम समझ रहे हो चीजें अलग होंगी क्या, यहाँ तो एक्टिवेशन एनर्जी लगता है ना, केमिकल काइनेटिक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि अब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन मतलब तो रिएक्शन हो गया ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो पता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डू यू नो दिस? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये आपको पता है नहीं पता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज विल ऑलवेज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे मान लो तुम्हारे पास A टू B एक रिएक्शन है जो कि एक्सो है, ठीक है, तो तुम यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लॉट करते हो अगेंस्ट टाइम, तो B इस तरह से कुछ बना, तो ये एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनेगा, तो ये B बना है, लेट्स से दिस इज एट टेम्परेचर T1। तो अब मान लो T2 ग्रेटर देन T1 पे यदि हम बनाना चाहते हैं, तो तुम बताओ ये B का लाइन नीचे आएगा या ऊपर आएगा? एवरीबॉडी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अपने पास एक A टू रिएक्शन है, A टू B विच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर, राइट? ये बात सबको चमक रही है भैया? क्वेश्चन क्या है, कोई जवाब तो दो। ओके, सो A टू B एक रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है। तो अब यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो B का कॉन्सेंट्रेशन पहले से इस लाइन के नीचे आएगा या इस लाइन के ऊपर आएगा, ये बताओ पहले तो। ये नीचे आएगा, बट इनिशियली रेट बढ़ जाएगा, ये समझ में आया तुम्हें? इनिशियली रेट बढ़ेगा, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो गया, तो उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। यदि तुम और टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो ये और नीचे आएगा, लेकिन एक ऊपर ट्रांजैक्टरी कुछ ऐसा लेके निकलेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट ये तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होती है, या फिर जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Everybody, is it clear? Please respond in the chat box. Okay. जल्दी इक्विलिब्रियम पे कैसे आया? कथन हैज अ वैलिड पॉइंट। कथन पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे जल्दी क्यों आया। कथन जैसे समझने की कोशिश करो, जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने में टाइम कम नहीं हुआ। रेट बढ़ने का मतलब क्या है?
मान लो तुम घर से स्कूल जाते हो 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो 10 मिनट लगता है, तो 80 के स्पीड से जाओगे तो काम कम टाइम लगेगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और इक्विलिब्रियम अचीव होने में टाइम कम लगता है। आई होप इट मेक्स सेंस एंड इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? तो तुम्हें नहीं लगता है कि इसके केस में भी कहानी अलग नहीं होनी चाहिए? इसके केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन जब तक बढ़ेगा तब तक एक्स बाई एम बढ़ेगा, क्योंकि ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो हम यहाँ भी केमिस्ट्री लगा देंगे सीधा। यहाँ जब तक रिएक्शन बढ़ेगा मतलब, और उसके बाद जब ये खत्म हो गया तो केमिकल, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक्टिवेशन, एक सेकंड पूरा ग्राफ में एक बार बना देता हूँ। ये फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ही बन जाएगा इस तरह का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस पार्ट तक, इस पॉइंट पे एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो रही थी, यहाँ पे EA इज अचीव्ड, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो रही थी इस पॉइंट तक, ठीक है? और जब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो गई, उसके बाद क्या होगा एवरीबॉडी? एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो जाने के बाद क्या होगा? फिर तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन जैसा चलेगा ना, तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का ट्रेंड फॉलो कर लेगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। कहानी बस इतनी ही है कि जब तक एक्टिवेशन एनर्जी अचीव नहीं होता है तब तक तो ये बढ़ता जाएगा, और जब ये अचीव हो जाता है देन विल कम डाउन। आसान है। राइट इट डाउन। कैन आई स्क्रॉल डाउन? एवरीबॉडी कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का कोई इफेक्ट है? तुम्हें लगता है इफेक्ट होगा प्रेशर का? मान लो गैस प्लस एडसॉर्बेट गिव्स अ कॉम्पोजिशन। सी, सबसे पहले हम गैस के लिए बात करेंगे, जैसे ये केस ले लेंगे हम गैस के लिए, पहले तो गैस के लिए बात करेंगे, फिर लिक्विड सॉलिड के लिए भी बात करेंगे, राइट? तो अब बताओ, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रिया किस तरफ शिफ्ट होता है? प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रिया एवरीबॉडी किस तरफ शिफ्ट होता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। एक सेकेंड, ऊपर अभी ये लिखना था क्या? स्लोक रिटर्न। ओके। अब देखो, यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा बताओ? उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ गैस के मोल्स कम है, राइट? जिधर गैस के मोल्स कम है उस तरफ शिफ्ट होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो गैस के मोल्स किधर कम है? प्रोडक्ट में ना, तो फॉरवर्ड जाएगा ना, तो प्रेशर बढ़ाने पे अपना रिएक्शन भागेगा फॉरवर्ड, तो मतलब एड्सॉर्प्शन होगा। इज दैट क्लियर? हाँ आदित्य, वो डेल्टा एनजी पे डिपेंड करता है, बट मैं इसको सरल भाषा में ऐसे समझाता हूँ कि जिधर गैस के मोल्स कम है उस तरफ रिएक्शन भागता है। डेल्टा एनजी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो बड़ा आसान होता है समझाने में। यदि डेल्टा एनजी के ऊपर करोगे ना तो एग्जाम में तुम्हें 2 मिनट लग सकता है। तो एकदम आसान भाषा में बोलता हूँ कि जिधर गैस के मोल्स कम है उस तरफ रिएक्शन चला जाएगा। प्रेशर केमिकल रिएक्शन के लिए है क्या? हाँ, नहीं, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन हो जाए तो भी ठीक है, और फिजिकल हो जाए तो भी ठीक है। अरे, केमिकल इक्विलिब्रियम एक जनरल कंसेप्ट होता है कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ गैस के मोल्स कम है। अरे, तुम्हारे लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वो केमिकल रिएक्शन करता है क्या लंग्स में जाके? वो तो सीधा डिफ्यूजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन खींच लेगा अंदर। तो वो कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो वही फिजिकल एड्सॉर्प्शन का बेस्ट एग्जांपल है। गैस ही एड्सॉर्ब हो रहा है ना लंग्स में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है और क्या। तो अब देखो, इस पे वापस आ जाते हैं। यदि तुमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा, तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा ना।
क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाता है जिधर गैस के मोल्स कम है। ये तुम्हारे लिए एग्जाम में इंप्लीमेंट करना आसान होगा। डेल्टा एनजी वाला जो है ना वो ठीक है, थोड़ा गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आसान भाषा में ऐसे ही बताता हूँ। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाता है जिधर गैस के मोल्स कम है, यानी फॉरवर्ड जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो प्रेशर कम करोगे तो क्या होगा? प्रेशर कम करोगे तो प्रेशर कम करोगे तो किधर होगा बताओ? रिवर्स बैकवर्ड जाएगा। तो अब बताओ सांस लेने में ज्यादा तकलीफ कहाँ होगी, सरफेस पे या पहाड़ काफी ऊपर चढ़ जाओगे वहां पे? पहाड़ पे चढ़ जाओगे काफी ऊपर, वहां दिक्कत होगी ना। द रीजन इज दैट वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, सो इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रीथ। ठीक है, तो गैस का एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, राइट? अच्छा, नीचे स्क्रॉल कर दूं इसको? कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी? ओके ओके, लेट अस टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ solid and liquid on any surface. देखो हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की किसी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो डर्ट है और ये कोई सरफेस है जैसे टेबल के सरफेस पे, टेबल सरफेस पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो अब बताओ यहाँ प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा? ये इसी कुर्सी को तुम हिमालय पे लेके गए और इसी कुर्सी को तुम लेट से गोवा के बीच में लेके बैठे रहे, तो दोनों में डर्ट बराबर एब्जॉर्ब होगा या अलग अलग? ये टेबल को तुम हिमालय पे लेके गए तपस्या करने और इसी टेबल को गोवा पे लेके गए और वहां बीच पे बैठे हुए, तो दोनों में एब्जॉर्प्शन बराबर होगा या अलग अलग? अलग अलग बोल रहे हो ना यार नारायण। अरे भैया प्रेशर बढ़ाने से ना यहाँ पे कोई चेंज होता नहीं है, लिक्विड और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे नो चेंज इन रिएक्शन कोशेंट, नो चेंज इन रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट में देखो ना यहाँ कुछ भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो नो इफेक्ट। ठीक है, मुंबई में भी तुम्हारे कपड़े उतने ही गर्म गंदे होंगे यदि टेम्परेचर सेम है जितने शिमला में होंगे, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज सेम ऑब्वियसली, अदरवाइज देयर इज नो इफेक्ट। बट सांस लेने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन गैस होता है। आगे बढ़ सकते हैं? पर हिमालय पे ज्यादा डर्ट होती है, वो देख सकते हो, प्रोवाइडेड देयर इज सेम अमाउंट ऑफ डर्ट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो देखो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था, बड़ा अजीब सा नाम है, एक बार देखो क्या लिखा है। दिस इज फ्रिंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट। रिटन, रिटन एवरीवन, अद्वैता रिटन। फाइन, सो लेट अस कम टू दिस टॉपिक, फ्रिंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो ये एक साइंटिस्ट थे जिनको एडजॉर्प्शन में बड़ी रुचि थी और वो अलग अलग प्रेशर पे एडजॉर्प्शन देख रहे थे कि कितना गैस का हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। तो इनको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि प्रेशर वेरी करेंगे और देखेंगे गैस एडजॉर्ब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये कोई बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट नहीं है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता था ये, कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सरफेस ले लिया और उस पर देख रहा था कि कितना गैस एडजॉर्ब होता है। तो उसको एक ग्राफ मिला, राइट, ही गॉट अ ग्राफ, और उसको अपना नाम दे दिया उसने।
क्या नाम दिया उसको? फ्रिंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड दिस इज द ग्राफ वी गॉट। ठीक है, इस तरह का ग्राफ मिला। जीरो प्रेशर पे कोई एडजॉर्प्शन होगा नहीं क्योंकि गैस ही नहीं है जीरो प्रेशर पे। अच्छा ये बताओ, मान लो ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, एंड लेट्स से दिस इज टेम्परेचर 3 एक्चुअली मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, इसको T1 T2 ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा रेगुलर लगेगा। T1 T2 T3 ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है एवरीबॉडी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है एवरीबॉडी, तो अब बताओ T1 T2 और T3 में कंपेयर करो, कौन बड़ा है? T1 T2 और T3 को कंपेयर करो, विच इज द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर एंड विच इज द लीस्ट टेम्परेचर? कैन यू कंपेयर एवरीबॉडी? T3 ग्रेटेस्ट है और T1 लीस्ट है। ओके, T3 इज ग्रेटेस्ट। ओके, ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो हायर टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन कम होता है, राइट? हायर टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन कम होता है और लोअर टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, राइट? तो जो हाईएस्ट, जहां पे सबसे कम एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो हाईएस्ट टेम्परेचर होना चाहिए ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इसमें किसी को डाउट है? यहाँ पे सबसे कम एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, और यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम। ठीक, आइसोथर्म मतलब ये अलग अलग तीनों सेम टेम्परेचर पे ड्रॉ किया है। दिस इज T1 T2 T3, सो T1 T2 T3 आर थ्री डिफरेंट आइसोथर्म्स। अब प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए हम टेम्परेचर, आदित्य इज आस्किंग ये केमिकल है या नहीं। देखो जब हम बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन की और हम बात कर रहे हैं कोई केमिकल बॉन्ड की, तो ये तो दोनों हो सकते हैं ना एवरीबॉडी। ये केमिकल होगा या फिजिकल होगा, ये बताओ? ये तो दोनों हो सकता है, इट इज वैलिड फॉर बोथ। तो अब देखो उसने क्या बताया, उसने बताया जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या फिर वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स, वाई की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कुछ ऐसा ही आएगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो कुछ इस तरह से आता है। इज दैट क्लियर? अरे ये ग्राफ तो एक्सपेरिमेंटल है भैया, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटली उसने ड्रॉ किया। देखो हर चीजें हम नहीं पता करते हैं, जैसे कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो साइंस दो तरह का होता है, एक तो प्रैक्टिकल, एक थ्योरी। हम प्रैक्टिकल को इलेक्ट्रिकल के लिए लॉजिक बनाते हैं ना थ्योरी में, यही तो साइंस है, और उसका यूज करके टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो ये भैया इनकी रिजल्ट थी, इनकी ऑब्जर्वेशन थी, इन्होंने इसको देखा। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए कोई थ्योरी बनाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अच्छा ग्राफ कुछ अजीब सा है, तो इस तरह के जो भी ग्राफ होंगे ये ड्रॉ कर लिया है सबने। ओके, तो ये इस तरह के कुछ भी ग्राफ होंगे। उसने एक जनरल ग्राफ सोचा क्या कि एक्चुअली में क्या है, उसने सोचा कि x बाई एम को हम लिखते हैं k p की पावर 1 बाई n, वेयर 1 बाई n क्या है? 1 बाई n इज ए कांस्टेंट which depends on the nature of adsorbate and adsorbent. It normally lies between 0 to 1. देखो क्या है, इस तरह के जो भी ग्राफ्स बनेंगे, देखो ये इस तरह का ही ग्राफ बन रहा था ना, जैसे y की पावर तुम कुछ भी लिख दो, y की पावर x, तो हम ऐसा लिखे y इज इक्वल टू k x की पावर 1 बाई n, तो उस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है ना ये। तो उसने एक जनरल फॉर्म में समझा दिया इसको कि ये समझ में आ रहा है सबको, ये एक मैथमेटिकल फॉर्म से उसको रिप्रेजेंट करना था। तो इसने कुछ इस तरह का लग रहा था इसको, कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है जो कि इसी रीजन में है सिर्फ, तो उसने ये ग्राफ दे दिया कि ये भाई मैथमेटिकल इक्वेशन है कि x बाई एम इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके, हाँ ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा बाद में, बट और भी आइसोथर्म है ना, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देयर आर मोर आइसोथर्म्स, वी विल स्टडी देम एज वेल। ये पहले लिख लो, ऐसा थोड़ी कि इसने जो थ्योरी दी वही बेस्ट है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर?
scroll up. ठीक है, write down then. Written? Okay. तो ये भी लिख लो पहले तो. Write it down this as well. Done everyone? Fine. तो अब ये उसने थ्योरी दी, बट इसमें दिक्कत क्या है, इसमें देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स. कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? देर आर लिमिटेशंस ऑफ दिस आइसोथर्म. बताओ क्या क्या लिमिटेशन है. देखो पहली दिक्कत क्या है ना कि ग्राफ जो है ना, ये जैसे तुम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाते हो, ये कभी कांस्टेंट होता है क्या एवरीबॉडी? ये तो बढ़ता ही रहता है ना एवरीबॉडी. ये कभी कांस्टेंट होता है क्या? ये तो बढ़ता ही रहता है, बट यहाँ तो कांस्टेंट हो जाता है. तो ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही थी क्या एवरीबॉडी? ये चीज तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो रही थी. और यदि तुम देखो ना तो यहाँ पर ग्राफ कैसा आता था ना, ये लो प्रेशर रीजन में, इसको यदि ग्राफ को हम 3 रीजन में डिवाइड कर दें, जस्ट ए मिनट, यदि हम इस ग्राफ को 3 रीजन में डिवाइड करें, एक लो प्रेशर, एक हाई प्रेशर, एक इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज, तो जस्ट ये सपोज दिस इज योर लो प्रेशर रीजन. लो प्रेशर, इसको थोड़ा सा पहले ही बनाना होगा. जैसे ये ग्राफ हो गया लो प्रेशर रीजन में, ये इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में, और ये हाई. इसको मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 कुछ लिख देता हूँ इस तरह से. सपोज ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. दिख रहा है क्या 1 2 3 एवरीबॉडी? 1 2 3 दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? क्या कलर दूसरा यूज करो? ठीक है, दूसरा कलर यूज करता हूँ. देखो ये रीजन 1, ये 2, तो इसको मान कर देता हूँ 3, इसको 2 और इसको 1. तो रीजन 1 में तुम्हें दिख रहा होगा कि रीजन 1 में इट इज ऑलमोस्ट लीनियर. ऐसा देखा गया कि रीजन 1 में ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली क्या थे, जो ग्राफ के थे ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ग्राफ, वो क्या क्या थे? लो प्रेशर रीजन में इट वाज फाउंड कि x by m इज ऑलमोस्ट लीनियर. ठीक है. इंटरमीडिएट में क्या था? इंटरमीडिएट के लिए तो ठीक है, ये x by m p की पावर 1 by n टाइप का नेचर पकड़ रहा है. बट हाई प्रेशर रीजन में क्या है? हाई प्रेशर में x by m इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑफ प्रेशर. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब ये कौन सा नेचर एक्सप्लेन कर रहा है? सिर्फ इंटरमीडिएट वाला ना? इज दैट क्लियर? तो इसके लिमिटेशंस क्या है देखते हैं. सो लेट अस लुक एट लिमिटेशंस. ओके, ठीक है. ग्राफ के रीजन्स देख लो, ग्राफ के रीजन्स. वन n ग्रेटर देन n है, इसलिए तो 1 by n इज लाइंग फ्रॉम 0 to 1. See, what I was trying to say is, मैंने लिखाया है आपको कि 1 by n which is a constant which depends on nature of adsorbent. तो 1 by n यदि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो n तो ग्रेटर देन 1 ही होगा ना? वो 1 by n है. इज दैट क्लियर? कैन आई स्क्रॉल डाउन?
कुछ भी हो सकता है, and it is not necessary it is an integer, it can be any number which is experimental. ठीक है, रीजन वापस, अरे यार ये रीजन है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्या स्लोक, अभी क्या दिक्कत है, ये तो ऐसा देखा गया ना कि ये नीचे वाले रीजन में ऑलमोस्ट लीनियर फॉलो कर रहा है, इंटरमीडिएट में इस तरह का कोई ग्राफ बना रहा है, और हाई प्रेशर में ऑलमोस्ट लीनियर हो गया, तो ऐसा देखा गया ना। तो अब ये प्रॉब्लम थी फ्रेंडलिच की कि उसने नहीं बताई ये बातें। स्लोक, इज दैट क्लियर? ऑब्जर्वेशन का लास्ट पॉइंट, ठीक है अथर्व, ऑब्जर्वेशन का लास्ट पॉइंट देखता हूं मैं क्या है, देख लो। डन, ओके। तो इसमें लिमिटेशंस क्या थी सबसे पहले, देखो सबसे पहले इसका लिमिटेशन ये था कि it failed to explain the nature of graph at low pressure and high pressure regions। सिर्फ इंटरमीडिएट रीजन के लिए वैलिड था। देखो गैस के साथ एक और चीज होती है कि गैस में मोनोलेयर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। गैस में क्या होता है, मोनोलेयर नहीं बनता। जैसे मान लो ये एक सरफेस है जिसने गैस को एब्जॉर्ब किया, तो तुम्हें लगता है गैस के लिए दूसरा लेयर बनाना आसान है? ये तुम गैस की बात कर रहे हैं ना एवरीबॉडी, तुम्हें लगता है गैस के लिए बनाना आसान है दूसरा लेयर? सॉलिड सरफेस फिक्स्ड है ही नहीं, तो ये दूसरा लेयर बनाना मुश्किल नहीं हो जाता है। तो गैस क्या करता है, एक ही लेयर बनाता है। तो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल when adsorbate forms unilayer। मोनोलेयर दे लिखे तुम, यूनिमोलिकुलर लेयर लिख दो, यूनिमोलिकुलर लेयर। तो ये भी एक चीज है। और गैस नॉर्मली सिंगल मॉलिक्यूल का लेयर ही बनाता है, सो दिस इज एप्लीकेबल। डन एवरीवन? आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? यूनिलेयर का रीजन क्या बताया? यूनिलेयर का रीजन ये है कि गैस जो है वो एक ही लेयर बना सकता है, गैस के लिए दूसरा लेयर बनाना मुश्किल है। अरे एक गैस दूसरे गैस को एब्जॉर्ब कैसे करेगा, वो खुद ही फिक्स नहीं होता। इज दैट क्लियर? अगर गैस मोनोलेयर फॉर्म करता है तो ये लिमिटेशन कैसे हुआ? देखो यदि गैस डबल लेयर बनाता है, सी यदि दो लेयर बनाएगा तभी तो एक्सप्लेन करेगा ना ये। अब देर आर सर्टेन केसेस जहां पे गैस के मल्टीपल लेयर्स बनते हैं, बट उनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे ही है। इज दैट क्लियर? देखो इसमें ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। गैस यदि एक से ज्यादा लेयर नहीं बनाता है, देखो ये इसी अजम्पशन पे बेस्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली गैस एक लेयर ही बनाता है। अब गैस एक से ज्यादा बनाएगा, यदि तुम कंडीशंस क्रिएट करो तो कर सकता है, बट ऑब्जर्वेशन उसने इसके बेसिस पे ही किया है। कैन वी प्रोसीड? इसमें अभी कोई
प्रॉपर मैथमेटिकल या लॉजिकल केमिस्ट्री का रीजन क्या दूं मैं? मैथमेटिकली तुम इसको लिख सकते हो जैसे x by m is k p की पावर 1 by n है, so log x by m है, this is equal to log k plus 1 by n log p, ठीक है ना? ये हो गया तुम्हारा मैथ लॉग के टर्म्स में ग्राफ। अब लॉग के टर्म्स में बता इसलिए रहा हूं क्योंकि एक्चुअली मेंस का ये वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चंस है, ये इस पे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। ये इंटरसेप्ट लॉग के होगा और स्लोप हो जाएगा 1 by n, ठीक है? तो ये मेंस वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसके ऊपर लॉग लगा के क्वेश्चन पूछना। सो आई विल आल्सो गिव यू वन क्वेश्चन, ठीक है? राइट इट डाउन फर्स्ट। रिटन एवरीवन? ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। या क्वेश्चन है graph between log x by m and log p is a straight line inclined at an angle of 45 degree when pressure of 0.5 atm, जब प्रेशर 0.5 atm हो और log के हो 0.699। स्क्रॉल अप करो। डन। डन तन्मय, लिख लिया? अरे प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ठीक है? तो लेट मी कम टू द क्वेश्चन एक्चुअली। Graph between log x by m log p is a straight line is inclined at an angle 45 degree when the pressure of when a pressure of 0.5 atm is applied, यहाँ applied छूट गया, and log k 0.499 है। So calculate the amount of solid solute adsorbed per gram of adsorbent, ठीक है? 1.5। okay, anybody else? $2.5। okay, anybody else? $0.5। सब लोग बता रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग ही बोल रहे हैं। 0.5 0.14। अच्छा एक बात बताओ, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन है, log x by m is log k plus 1 by n log p, right? Is that clear? तो log x by m क्या है वो हमको नहीं पता, ठीक? अब log k दिया है, तो ये log k 0.699 है, तो ये क्या हुआ एवरीबॉडी बताओ? आंसर जिन्होंने 2.5 ग्राम पर एडसॉर्बेंट दिया है उनका सही है, 2.5 आंसर है, ठीक है? तो ये बताओ ना कि ये log k क्या है? log 0.7 कब होता है? आयनिक इक्विलिब्रियम में तो आपको रटवाया था ना, ये क्या होता है बताओ? 5 होगा ना log 2 होता है, ये तो 5 होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? और स्लोप 45 डिग्री है, तो 1 बाई एन देखो ना क्या क्या मिल गया तुम्हें, 1 बाई एन 1 मिला तुम्हें, एन ऐसे ही 1 मिल गया तुम्हें, यहाँ पे के भी 5 मिल गया,
तो अब जरूरत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्टली काम खत्म ही कर दो। तो x बाई एम ही होता है मास ऑफ एडसॉर्बेंट पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। k कितना है 5 है, और p कितना दे रखा है 0.5 की पावर 1। तो ये क्या आएगा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ये 2.5 आएगा ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? इसमें किसी को डाउट है? जीरो 0.5 प्रेशर दिया है ना, प्रेशर लिखा है तो देखो ना, लिखा है ना यहाँ पे। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी? ठीक है, अब देखो लैंगमियर की जो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म थी, इट वाज मॉडिफाइड। हाँ ये खत्म कर लेंगे। मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर adsorption of solute in सॉल्वेंट या फिर इन सोल्यूशन बोलो। देखो ऑब्वियसली तुम सपोज चटनी के साथ समोसा खा रहे हो, या फिर ग्रेवी के साथ चपाती खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, तो ग्रेवी ज्यादा थिक होगा तो पराठा में ज्यादा ग्रेवी लगेगा, या फिर थिन होगा तो ज्यादा लगेगा? ये बताओ। थिक ग्रेवी ना। तो यहाँ उसने क्या बोला, एक्स बाई एम इज यहाँ पे के सी के प्रोपोर्शनल, यानी एक्स बाई एम प्रोपोर्शनल टू सी, यानी ग्रेवी में थिक होना चाहिए, तो उस केस में एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे गैस के लिए के पी की पावर 1/n बताया था, यहाँ पे क्या होगा के सी की पावर 1/n। तुम्हारा थिक ग्रेवी है तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, थिन ग्रेवी है तो एडसॉर्प्शन कम होगा। इज दैट क्लियर? इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन मल्टीपल, लाइक पराठे में एडसॉर्प्शन कम होगा और चपाती में ज्यादा होगा। क्या रीजन है बताओ? ग्रेवी पराठे पे कम एडसॉर्ब होता है और चपाती पे ज्यादा। व्हाट इज द रीजन? सेम ग्रेवी। हाँ अरे भैया, पराठे में तेल लगा होता है ना, तो सरफेस प्लेन हो जाता है, और चपाती तुम्हारा रफ सरफेस रहता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। चपाती हैज मोर सरफेस एरिया देन पराठा। ठीक है, अभी कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है इसके ऊपर, देख लेता हूँ, कुछ बनता है तो दे देता हूँ। सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेट से जो भी है सोल्यूशन। जैसे ग्रेवी का एग्जांपल दिया ना, अरे जैसे तुमने चटनी डाला ना चपाती में, या फिर समोसा डाला चटनी में, तो जो चटनी का कॉन्सेंट्रेशन हुआ ना, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, या फिर एक्टिवेटेड चारकोल डालोगे ना एसिटिक एसिड में, या फिर कोई एसिड में, तो एक्टिवेटेड चारकोल सोल्यूट एब्जॉर्ब करने लगता है। इज दैट क्लियर? कार्बन के फिल्टर आते हैं, यूज किया है कभी? घर में है कार्बन वाला फिल्टर? तो कार्बन का फिल्टर डर्ट एक्यूमुलेट कर लेता है, सो दैट इज आल्सो एडसॉर्प्शन। कभी अंदर से खोल के देखो, उसका भी फिल्टर होता है, उसकी भी सर्फेस एरिया होती है। ठीक है एवरीबॉडी, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ आज की क्लास में। डू यू हैव एनी डाउट इन व्हाट वी हैव लर्न टुडे? रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं पता चला, आई विल टेल यू सून। अगले लेक्चर में चैप्टर हो जाएगा खत्म। हाँ अच्छा, ये आज का आपका जो डाउट सेशन है, इट विल एक्वागार्ड में होता है। हाँ एक्वागार्ड में होता है, अच्छा सा फिल्टर होता है, उसमें डाउट डिस्कशन है, एन अवस्थी का लेवल 1। और ये कर लेंगे, सारा नहीं हो पाएगा, बुकलेट जो बचा है वो कर लेंगे, ठीक है? कल आपका मेंस के लेवल का टेस्ट है, तो होप यू प्रिपेयर वेल फॉर योर टेस्ट। मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल विल बी कंप्लीटली डन, उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, बट इन विन यू, परसों है टेस्ट। हाँ संडे को है तो आज कर रहे हैं। अच्छा परसों है, ठीक है ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर परसों टेस्ट, संडे टेस्ट। चलो गुड बाय, we'll meet today in the doubt session at 5:30। वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है?
हो जाएगा वीडियो अपलोड।